हे गाइस, दिस इज मी एलेक्सर और बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एलेक्सर वॉइस में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारत के संवैधानिक इतिहास के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चार्टर एक्ट के बारे में। जैसे कि दोस्तों आप सभी लोग तो जानते हैं कि जो भारत का संवैधानिक इतिहास है वो एक दिन की उपज तो है नहीं, ये वर्षों का कठिन परिश्रम है। दोस्तों, जो हमारा भारतीय संवैधानिक इतिहास है वो टोटल 347 साल का है और दोस्तों इन 347 सालों में टोटल 26 एक्ट पारित हुए, जिनसे मिलकर हमारा जो भारत का संवैधानिक इतिहास है वो बना। और दोस्तों मैं ये सोचता हूँ कि अगर मैं 26 चार्टर एक्ट्स को और एक्ट्स को एक ही वीडियो में बताऊँगा तो दोस्तों मैं एक्ट्स और चार्टर एक्ट्स के बारे में इतना डिस्कस नहीं कर पाऊंगा वीडियो में। इसलिए मैं करता ये हूँ कि जो चार्टर एक्ट्स और एक्ट्स हैं उनको पार्ट्स में डिवाइड करके आप तक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने का सोचता हूँ। जैसे कि दोस्तों मैंने लास्ट वीडियो भारत के संवैधानिक इतिहास पोस्ट किया था, उस वीडियो में जैसे कि आप देख सकते हो कि मैंने 5 चार्टर एक्ट्स के बारे में बताया था। इसी तरह दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग 7 चार्टर एक्ट्स के बारे में बताएंगे। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते ही होंगे कि जो भारत का संवैधानिक इतिहास है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। अगर मैं सभी को एक ही वीडियो में डालूं तो जो इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड करना चाहता हूँ आपको वो आप अच्छे से नहीं गेन कर पाओगे और जिससे कि आपको एग्ज़ाम में थोड़ी सी दिक्कत होगी। इसीलिए मैंने इनको पार्ट में डिवाइड किया है। और दोस्तों पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद मैंने एक और काम किया है जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपने कितने अच्छे से चार्टर एक्ट्स वाला वीडियो देखा है। तो मैं हर चार्टर एक्ट्स और एक्ट्स के यानी कि जो भारत का संवैधानिक इतिहास है उसके जस्ट बाद यानी कि 1 वीक के बाद मैं एक वीडियो पोस्ट करूंगा जिसमें वही चार्टर एक्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मैं पूछूंगा। तो आप अपनी नॉलेज को चेक कर सकते हो कि आपने चार्टर एक्ट्स को कितने से अच्छे से याद किया है। जैसे कि दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं कि जो यूपीएससी है वो जिन चीज़ों को ऊपर रखती है उन चीज़ों से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों जो यूपीएससी है उसने करंट अफेयर्स के बाद जो चीज़ सेकंड नंबर पर रखी है वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। जी हाँ दोस्तों, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी है वो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो यूपीएससी है वो इन्हीं से देता है करंट अफेयर्स के बाद। तो दोस्तों मैं ये सोच रहा हूँ कि आपको इसी तरीके से अच्छे अच्छे वीडियोस प्रोवाइड कराता रहूँ जिससे आपका जो सपना है यूपीएससी क्रैक करने का वो थोड़ा सा आसान हो जाए। और दोस्तों बस मैं यही कहना चाहूँगा कि वीडियो को पूरा देखना और वीडियो को बिना फॉरवर्ड किए देखना, क्योंकि दोस्तों अगर आप वीडियो को फॉरवर्ड करोगे तो कुछ इन्फॉर्मेशन छूट जाएगी और मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आपसे कोई भी इन्फॉर्मेशन छूट जाए। इसीलिए दोस्तों मैंने वीडियोज़ को पार्ट में डिवाइड कर दिया है जिससे आप तक सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहे और आपसे कोई भी इन्फॉर्मेशन छूटे ना। तो दोस्तों अगर आप वीडियो को फॉरवर्ड करोगे तो यानी कि फास्ट फॉरवर्ड करोगे तो जो नॉलेज है आप अच्छे से गेन नहीं कर पाओगे और जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो आपको थोड़ी सी ज़्यादा दिक्कत होगी। तो दोस्तों बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि वीडियो लास्ट तक देखना और वीडियो पसंद आए तो इसको आगे भी शेयर करते रहना, क्योंकि दोस्तों अभी जो हम लोगों का यूट्यूब चैनल है वो बहुत ज़्यादा नया है, यानी कि 1 मंथ अभी हम लोगों का यूट्यूब चैनल पुराना है, जिसकी वजह से ये उतने लोगों तक रीच नहीं कर पाया है। तो दोस्तों मैं बस यही कहूँगा कि आप लोगों का मेरे को सपोर्ट चाहिए जिससे मेरा यूट्यूब चैनल बहुत सारे लोगों तक रीच कर पाए, जिससे जो नॉलेज है वो काफ़ी सारे लोगों तक पहुँचते रहे। तो दोस्तों आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और दोस्तों मैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं दोस्तों, अगर आप मेरे YouTube चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो दोस्तों तो जल्दी से जाके ये लाल वाला बटन दोस्तों इसको जल्दी से जाके आप प्रेस करो और जैसे ही दोस्तों आप इसको प्रेस करोगे तो साइड से एक बेल आइकन निकल के आएगा जिसको दोस्तों आपको ऑल पे सेट करना है, जिससे हमारे यूट्यूब चैनल के अच्छे अच्छे वीडियोज़ आप तक पहुँचते रहें। तो दोस्तों आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आइए दोस्तों इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस वीडियो का जो पहला अधिनियम है वो है 1786 ईस्वी का अधिनियम। तो दोस्तों 1786 के अधिनियम के द्वारा किया गया कि जो गवर्नर जनरल था उसको प्रधान सेनापति की शक्तियां प्रदान कर दी गई और इस एक्ट के द्वारा किया गया कि गवर्नर जनरल को यह अधिकार दे दिया गया कि वह कुछ विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद का निर्णय ना मानकर अपना निर्णय भी लागू करा सकता था। तो दोस्तों 1786 ईस्वी के अधिनियम में बस इतना ही है। अब बात करते हैं अगले अधिनियम के बारे में। तो आइए दोस्तों अब बात करते हैं दूसरे अधिनियम के बारे में जो कि है 1793 ईस्वी का चार्टर एक्ट। तो दोस्तों इस चार्टर एक्ट के द्वारा किया गया कि जो कंपनी के नियंत्रक मंडल के सदस्य थे उनको जो खर्चा देना था वो भारतीय राजस्व से दिया जाना प्रारंभ कर दिया गया और इसके द्वारा किया गया कि जो ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र थे उनमें लिखित विधियों द्वारा प्रशासन की नींव रखी गई और सभी कानूनों की व्याख्या और विनियमों की व्याख्या
का अधिकार जो है वो न्यायालय को प्रदान कर दिया गया। और दोस्तों 1793 ईस्वी के चार्टर एक्ट के बारे में बस इतनी ही जानकारी है। अब बात करते हैं अगले चार्टर एक्ट। तो आइए दोस्तों अब बात कर लेते हैं 1813 ईस्वी के राजलेख के बारे में। दोस्तों 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट के बारे में जानने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि जो 1813 ईस्वी का जो राजलेख है वो पारित किस लिए किया गया था। तो जो 1813 ईस्वी का राजलेख है, इसको पारित करने का मुख्य उद्देश्य ये था कि कंपनी के पास जितने भी व्यापारिक एकाधिकार थे उनको समाप्त करना और कंपनी पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना इस एक्ट का मुख्य उद्देश्य था। और दोस्तों इस एक्ट के द्वारा एक और कार्य किया गया कि जो ईसाई मिशनरी थे उनको भारत में और अधिक सत्ता की मांग थी, इसलिए भी इस एक्ट को पारित किया गया। और दोस्तों ये जानकारी थी कि भारत में ये जो 1813 ईस्वी का राजलेख था ये पारित क्यों किया गया। अब बात कर लेते हैं इस एक्ट के द्वारा किए गए कुछ कार्यों के बारे में। तो दोस्तों जो 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट है, इसके द्वारा किया ये गया कि ईसाई मिशनरी जो थे उनको भारत में धर्म प्रचार करने की आज्ञा प्रदान कर दी गई और कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया और सभी ब्रिटिश जनों को भारत में व्यापार करने का अधिकार दे दिया गया। किंतु जो उसके पास दो एकाधिकार अभी भी शेष थे, जो थे चीन के साथ व्यापार और चाय पर एकाधिकार। और इस एक्ट द्वारा किया गया कि भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए का खर्च करने का उपबंध कर दिया गया। और इस एक्ट द्वारा स्थानीय स्वायत्तशासी संस्थाओं को करारोपण का अधिकार दे दिया गया। और इस एक्ट द्वारा कलकत्ता, मुंबई और मद्रास सरकारों द्वारा निर्मित विधियों का ब्रिटिश संसद द्वारा अनुमोदन अनिवार्य कर दिया गया। यानी कि अगर ब्रिटिश संसद की अनुमति उस पर नहीं है तो कलकत्ता, मुंबई और मद्रास द्वारा जो विधियां बनाई गई हैं वो अधिनियम नहीं बन पाएंगी। और इस एक्ट द्वारा ब्रिटिश सम्राट की अनुमति से कंपनी को गवर्नर जनरल, गवर्नरों और प्रधान सेनापतियों की नियुक्ति का अधिकार प्रदान कर दिया गया। यानी कि इस एक्ट द्वारा जो भारत में स्थित ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके पास ये अधिकार आ गया था कि वो गवर्नर जनरलों, गवर्नरों और प्रधान सेनापतियों की नियुक्ति कर सकती थी। तो दोस्तों इस चार्टर एक्ट के बारे में बस इतनी ही जानकारी है। अब बात करते हैं अगले चार्टर एक्ट के बारे में। तो आइए दोस्तों अब बात कर लेते हैं चौथे चार्टर एक्ट के बारे में, जो कि है 1833 ईस्वी का चार्टर एक्ट। तो दोस्तों सबसे पहले ये जान लेते हैं कि 1833 ईस्वी का जो चार्टर एक्ट है वो पारित क्यों होता। तो दोस्तों 1813 ईस्वी के जो चार्टर एक्ट के पश्चात भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके साम्राज्य में काफ़ी वृद्धि हुई थी, जिस पर नियंत्रण स्थापित करने हेतु ब्रिटिश संसद ने 1814, 1823 और 1829 में अधिनियम द्वारा कंपनी को कुछ अधिकार प्रदान किए। किंतु ये जो एक्ट थे ये इतने सफल नहीं हो सके। इसके फलस्वरूप 1833 ईस्वी का चार्टर एक्ट पारित हुआ। और इस चार्टर एक्ट के द्वारा सबसे पहले किया यह गया कि बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस प्रकार जो भारत की शासन प्रणाली था उसका केंद्रीकरण कर दिया गया और गवर्नर जनरल उसकी पूरी परिषद, यानी कि गवर्नर जनरल और पूरी उसकी परिषद, जिसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के नाम से भी जानते हैं, वो पूरे भारत के लिए कानून बना सकती थी। किंतु बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास यह अधिकार था कि वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा जो निर्मित विधि थी उसको नामान घोषित करके स्वयं अपने द्वारा भी कानून बना सकती है। और दोस्तों मुंबई, मद्रास की जो प्रेसिडेंसियाँ थी और जो उनकी विधि बनाने की शक्ति थी उसको वापस ले लिया गया। और गवर्नर जनरल उसकी परिषद, जिसमें 3 सदस्य थे, उसमें चौथे सदस्य के रूप में विधि सदस्य को शामिल कर लिया गया और कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया और कंपनी को सारे प्रशासनिक और राजनीतिक दायित्व सौंप दिए गए थे। और दोस्तों इस एक्ट के द्वारा कंपनी के एकाधिकार समाप्त किए गए थे, वो चाय के साथ व्यापार और चीन के साथ व्यापार समाप्त कर दिया गया था, जो कि 1813 ईस्वी से उसके पास था, बचा हुआ था। और विधियों के संहिताकरण के लिए गवर्नर जनरल को आयोग गठित करने का अधिकार प्रदान कर दिया गया। और दोस्तों इसी एक्ट के तहत 1834 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय विधि आयोग का गठन किया गया और भारत में दास प्रथा को विधि के विरुद्ध घोषित कर दिया गया और 1843 ईस्वी में इसका अनुमूलन कर दिया गया। और कंपनी की जो धारा 87 थी उसके तहत कंपनी के अधीन पद धारण करने के लिए किसी व्यक्ति को धर्म, जाति, मूल वंश आदि के आधार पर अयोग्य ठहराना निषेध कर दिया। और गवर्नर जनरल की परिषद को संपूर्ण राजस्व शक्ति दे दी गई। अब गवर्नर जनरल और उसकी परिषद पूरे भारत के लिए बजट बना सकती है।
और दोस्तों 1833 ईस्वी से संबंधित एक और महत्वपूर्ण चीज़ है जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो 1833 ईस्वी का जो ब्राज़ील एक्ट पारित हुआ उससे पहले यानी कि 1833 से पहले जितने भी विधि बनाई जाती थी उनको विनियम कहा जाता था, किंतु इस एक्ट के पारित होने के बाद यानी कि 1833 ईस्वी का चार्टर एक्ट इसके पारित होने के बाद जितने भी विधि बनाई जाती थी उनको विनियम ना कहकर अधिनियम कहा जाना शुरू कर दिया। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं पांचवें चार्टर एक्ट के बारे में, जो कि 1853 ईस्वी का चार्टर एक्ट। तो दोस्तों 1853 ईस्वी के चार्टर एक्ट के बारे में डिस्कस करने से पहले ये जान लेते हैं कि जो 1853 ईस्वी का चार्टर एक्ट है ये पारित किन परिस्थितियों में हुआ। तो दोस्तों जो 1853 ईस्वी का चार्टर एक्ट है वो सबसे पहले तो भारतीयों के द्वारा कंपनी के प्रक्रियावादी शासन की समाप्ति की मांग के द्वारा पारित किया गया। और जो इसका एक और रीज़न था वो ये था कि गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी बहुत दिनों से मांग कर रहे थे कि कंपनी के शासन में सुधार किया जाए और इसी संदर्भ में यह एक्ट पारित किया गया। और दोस्तों अब ये जान लेते हैं कि इस एक्ट द्वारा क्या क्या किया गया। तो इस एक्ट द्वारा किए गए विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से अलग कर दिया गया, यानी कि 1853 ईस्वी के बाद जो विधायी कार्य थे वो प्रशासनिक कार्यों से अलग अलग कर दिए गए। और इस एक्ट के द्वारा विधि निर्माण के लिए भारत के लिए एक अलग 12 सदस्यीय विधान परिषद की स्थापना की गई और विभिन्न क्षेत्रों व प्रांतों के प्रतिनिधित्वों को इसका सदस्य बनाकर सर्वप्रथम क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का प्रतिपादन किया गया। यानी कि दोस्तों इस एक्ट द्वारा किया यह गया कि विभिन्न क्षेत्रों और प्रांतों से सदस्यों को निर्वाचित कर करके जो भारत के लिए एक अलग 12 सदस्यीय विधान परिषद बनाई गई उसमें निर्वाचित किया जाता था। और इस एक्ट के द्वारा किया गया विधान परिषद का जो प्रमुख कार्य था वो जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है विधान परिषद, तो इसका जो प्रमुख कार्य होगा वो विधि बनाना ही होगा। और इस विधि को अधिनियम बनने के लिए गवर्नर जनरल की अनुमति बहुत ज़्यादा अनिवार्य थी, वरना ये अधिनियम नहीं बन पाता। हमेशा के लिए ये सिर्फ एक विधि मात्र बनकर रह जाता। और गवर्नर जनरल को यह अधिकार दे दिया गया कि वो इस विधि को वीटो भी कर सकता था, यानी वो इस विधि को डिनाई कर सकता था, नामान कर सकता था, उस विधि को विधि रख सकता था, अधिनियम नहीं बना सकता था। और इस एक्ट द्वारा बंगाल के प्रशासनिक कार्यों के लिए एक पृथक गवर्नर जनरल यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की गई और विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की परिषद का पूर्ण सदस्य बना दिया गया। यानी कि दोस्तों जो विधि सदस्य 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में शामिल हुआ था उसे इस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद का पूर्ण सदस्य बना दिया गया। और कंपनी के कर्मचारियों की नियुक्ति के जो आधार थे, पहले तो नामजदगी के आधार पर कंपनी के कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती थी, किंतु इस एक्ट के बाद जो कंपनी के कर्मचारी थे उनकी नियुक्ति प्रतियोगी परीक्षाओं द्वारा की जाती है, जैसा कि दोस्तों आज भी चल रहा है। अब किसी भी सर्विस के लिए आपको सबसे पहले तो एग्ज़ाम देना होगा, उसकी शुरुआत इसी एक्ट के द्वारा की गई थी। और दोस्तों इस एक्ट द्वारा ब्रिटिश संसद को किसी भी समय कंपनी के शासन को समाप्त करने का अधिकार दे दिया गया था। और इस एक्ट द्वारा निदेशक मंडल के सदस्य यानी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सदस्य थे जिन्हें गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के नाम की संज्ञा प्रदान की गई थी, उसके द्वारा इस एक्ट के द्वारा किया ये गया कि जो उनकी सदस्य संख्या थी पहले तो 24 थी, किंतु इस एक्ट के बाद उनकी जो सदस्य संख्या थी वो 24 से घटाकर 18 कर दी गई। और इस एक्ट के द्वारा किया यह गया कि एक इंग्लैंड में विधि आयोग का गठन किया गया और ये जो विधि आयोग था ये भारतीय विधि आयोग की रिपोर्टों पर विचार करने के लिए बनाया गया था। और दोस्तों इस एक्ट की जो सबसे खास बात है कि ये एक्ट जो भारतीय शासन के इतिहास का अंतिम चार्टर एक्ट है, यानी कि दोस्तों इसके बाद कोई भी चार्टर एक्ट पारित नहीं हुआ था। तो दोस्तों इस चार्टर एक्ट के बारे में बस इतना ही। अब बात करते हैं अगले चार्टर एक्ट में। तो दोस्तों आइए अब बात कर लेते हैं छठे एक्ट के बारे में, जो कि है भारत सरकार अधिनियम 1858। तो भारत सरकार अधिनियम 1858 के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये एक्ट किन परिस्थितियों में पारित हुआ।
तो दोस्तों 1858 ईस्वी का भारत सरकार अधिनियम इसलिए पारित हुआ क्योंकि पीस इंडिया एक्ट जो कि सन 1784 ईस्वी में पारित हुआ था, उसके द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी। और वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल कंपनी के ऊपर अपना नियंत्रण इतने अच्छे से नहीं रख पाया, जिसके फलस्वरूप जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसमें दोहरा शासन प्रारंभ हो गया। और ये जो दोहरी शासन व्यवस्था थी ये बहुत ज़्यादा उत्तरदायित्वहीन, असुविधाजनक, कलेशकर और जटिल हो गई, जिसके फलस्वरूप 1857 ईस्वी की राज्य क्रांति हुई। और दोस्तों अब इस एक्ट के द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में जान लेते हैं। जैसा कि इसके फलस्वरूप किया यह गया कि जो तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री पॉम्स्टर थे, उन्होंने कंपनी के शासन की समाप्ति हेतु एक विधेयक पारित किया, किंतु वह ब्रिटिश संसद में पारित ना हो सका। और इसके थोड़े दिन बाद अप्रैल 1858 ईस्वी में संसद में एक और एक्ट पारित किया गया, जिसे एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इसके द्वारा भारत में कंपनी का शासन समाप्त कर सम्राट के हाथों में सौंप दिया गया। यानी इस एक्ट के बाद ना बोर्ड ऑफ कंट्रोल बचे, ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बचे। इस एक्ट के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल दोनों को खत्म कर दिया गया और भारत में संचालन के लिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल से एक सदस्य के रूप में भारत के राज्य सचिव की नियुक्ति की गई। और यह जो भारत का राज्य सचिव था ये अपने कार्यों के लिए ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। और भारत सचिव की सहायता हेतु एक 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन कर दिया गया। और इसके 8 सदस्य जो थे वो ब्रिटिश सरकार द्वारा, यानी कि जो ब्रिटिश सम्राट था उसके द्वारा मनोनीत किए जाते थे, और 7 सदस्य कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा मनोनीत किए जाते थे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सभी अधिकार भारत सचिव और उसकी परिषद को दे दिए गए। इस प्रकार इस अधिनियम द्वारा भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित हो गया और भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय इसी एक्ट द्वारा रख दिया गया। और इस एक्ट द्वारा 1 नवंबर 1858 को ब्रिटिश सम्राज्ञी विक्टोरिया ने भारत के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण नीतिगत घोषणा किया था, जिसे भारत के शिक्षक वर्ग के द्वारा अपने अधिकारों को मैन कार्टा कहा जाता था। और दोस्तों क्या आप जानते हो कि 1858 ईस्वी के अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। और गवर्नर जनरल और वायसराय एक ही व्यक्ति होता था। जब वह ब्रिटिश प्रांतों का शासन देखता था तब वह गवर्नर जनरल था, और जब वह भारतीय राजाओं के साथ ब्रिटिश सम्राट के प्रतिनिधित्व के रूप में कार्य करता था तब वह वायसराय कहलाता था। तो दोस्तों इस अधिनियम के बारे में बस इतना ही। अब बात करते हैं अगले अधिनियम। तो आइए दोस्तों अब बात कर लेते हैं आज के 7वें और आखिरी एक्ट के बारे में, जो कि है भारत परिषद अधिनियम 1861। तो दोस्तों 1861 के इस एक्ट के बारे में जानने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि 1861 ईस्वी का जो एक्ट है ये पारित किन परिस्थितियों में हुआ। तो दोस्तों जो 1861 का ये एक्ट है ये भारत में संवैधानिक विकास का सूत्रपात करने हेतु पारित किया गया। इस अधिनियम के माध्यम से किया ये गया कि गवर्नर जनरल को यह अधिकार दे दिया गया कि वो किसी भी नए प्रांत का निर्माण कर सकता था, और वो नवनिर्मित प्रांत में लेफ्टिनेंट गवर्नर या गवर्नर को नियुक्त कर सकता था। और इस एक्ट के द्वारा किया यह गया कि उसे किसी भी प्रेसिडेंसी या अन्य किसी क्षेत्र को विभाजित करने अथवा उसकी सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार दे दिया गया। और इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों की संख्या 4 से बढ़ाकर 5 कर दी गई और 5वें सदस्य को विधिवेत्ता होने अनिवार्य कर दिया गया। और इस एक्ट के द्वारा केंद्रीय सरकार को सार्वजनिक ऋण, वित्त, मुद्रा, डाक एवं तार, धर्म आदि से संबंधित विषयों के संबंध में प्रांतीय सरकार से अधिक अधिकार दे दिए गए। और इस एक्ट के द्वारा जो भारत परिषद था उसे भारत का विधायी संस्था बनाया गया और उसे भारत में रहने वाले सभी व्यक्तियों के बारे में विधि बनाने का अधिकार प्रदान कर दिया गया। और भारत में रहने वाले सभी ब्रिटिश जन, भारतीय प्रजा, भारत सरकार के कर्मचारियों, भारतीय रियासतों तथा सम्राट के राज्य क्षेत्रों के अधीन रहने वाले व्यक्तियों, सभी स्थानों एवं वस्तुओं के संबंध में कानून बनाने का अधिकार इसको इस एक्ट के द्वारा प्रदान कर दिया गया था। तो हम लोग कह सकते हैं कि इस एक्ट के द्वारा भारत परिषद के अधिकार क्षेत्र में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई और अब भारत परिषद के साथ पास बहुत सारे अधिकार आ गए थे कि वह भारत से संबंधित किसी भी चीज़ के संबंध में विधि बना सकती थी। और इस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल की विधान परिषद की सदस्य संख्या में वृद्धि कर दी गई और अब जो गवर्नर जनरल की विधान परिषद थी उसकी जो सदस्य संख्या थी वो न्यूनतम 6 और अधिकतम 12 कर दी गई। और ये जो सदस्य थे विधान परिषद के ये 2 वर्षों के लिए मनोनीत किए जाते थे। और इस अधिनियम के द्वारा वायसराय की परिषद में अधिक सुविधा से कार्य करने के लिए नियम बनाने की अनुमति दे दी गई।
जिसके आधार पर वराशय लॉर्ड कैनिंग ने भारत में विभागीय प्रणाली की शुरुआत की। कैनिंग ने विभिन्न सदस्यों को विभिन्न भाग प्रदान कर दिए गए। इस प्रकार भारत में मंत्रिमंडल व्यवस्था की नींव डाली गई और इस एक्ट द्वारा मुंबई मद्रास सरकारों को भी व्यवस्थापिका का अधिकार प्रदान कर दिया गया। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया तो जल्दी से जाकर लाइक करो। कोई भी कन्फ्यूज़न है तो कमेंट बॉक्स में क्लियर कर लेना। और दोस्तों अगर चैनल पर नए आए हो तो जल्दी से जाकर लाल वाले बटन को प्रेस करना और जैसे ही आप वहाँ पर प्रेस करोगे साइड से एक बेल आइकन आएगी जिसको आपको ऑल पे सेट करना है, जिससे हमारे वीडियोज़ की अच्छी अच्छी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।